नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। जी हाँ, मैं आपका दोस्त शायान। अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल विज्ञानम में आपका स्वागत है। विज्ञानम मतलब विश्वास, आपका, हमारा, हम सबका। हम लोग हर रोज फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव सेशन को लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग 12th क्लास के विद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन हम लोग देख लिया है। कुछ थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं, उसको आज हम लोग देख लेंगे। और आज का हमारा जो एक टास्क है, उसमें हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ और हम लोग एक धमाकेदार स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव का एक कंप्लीट सेशन तैयार हो जाए। तो चलिए, हमारा सबसे पहले वेलकम टू विज्ञानम। विज्ञानम में आपका स्वागत है। हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग जान चुके हैं कूलाम बल के बारे में, एक आपको सिर्फ ओवरव्यू रख रहे हैं यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं कि चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, ये भी हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे आपके आवेश के बारे में डिस्कशन था। ये सारा हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है ना। ये आज आपका जो है वीडियो पार्ट 3 आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, ये भी हम लोग देख चुके हैं। सॉरी, ये आज का पार्ट 4 है, पार्ट 3 आपका पहले आ चुका, ठीक है ना, करेक्शन कर दिया आपको। चलिए, ये भी देख चुके हैं। यहां देखिए, ये भी आपका सारा देख चुके हैं, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको भी देख लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहां तक हम लोग देख चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव वाहन का एसआई मात्रक, कूलाम मीटर, ये सारी चीज हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आया समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को किसी कोण पर रखने में लगे बल आघूर्ण, जिसको हम लोग टॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉ। यहां आ जाते हैं। चलिए, टॉ से सूचित क्या जाता है? यहां देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को किसी कोण पर रखने में लगे बल आघूर्ण को टॉ से सूचित करते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए, यहां पे थीटा नजर नहीं आ रहा, तो इधर देख लेते हैं इस स्लाइड में। यहां पे यहां देखिए, टॉ ये हो गया आपका बल आघूर्ण। क्या हो गया? बल आघूर्ण। पी बता चुके हैं आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। और साइन थीटा, तो साइन थीटा में ये जो थीटा है, तो ये एंगल होगा आपको पी और ई के बीच का कोण, ठीक है, यहां तक। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते हैं, तो यहां पे हम लोग पी क्रॉस ई भी लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? पी क्रॉस ई, मतलब सदिश पी, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में बताया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। ई कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी आपका सदिश राशि है। तो ये दोनों सदिश राशि में साइन थीटा लगने से आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी क्रॉस ई। तो ये आपका बल आघूर्ण का बात है। आगे हम लोग आते हैं। यहां से देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? E बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर। बिंदु आवेश से या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? तो के क्यू बटे आर का स्क्वायर। E बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर। मान लीजिए कि ये मेरा एक बिंदु आवेश है Q, इससे r दूरी पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। K क्या होता है? तो K का मान हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वायु के लिए है। अगर ये कोई अन्य माध्यम होगा, वायु या निर्वात के अलावा, तो आपको क्या करना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तब Q बटे आर स्क्वायर आपको लिखना होगा। और आपको बच्चे पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो आपको मालूम होगा 9 गुने 10 पे पावर 9। ये आपको वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं। यहां तक आप लोग जान लिए कि बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है?
के क्यू बटे आर का स्क्वायर। आप कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र जो है वो समानुपाती होगा 1 बटे आर के स्क्वायर से। ये भी आपके सामने बात आएगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, समानुपाती होगा 1 बटे आर स्क्वायर से। यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो बात आ रहा है वो देखिए, यहां विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, दोनों को अत्यंत अल्प दूरी पे रखते हैं तो रखने वाली व्यवस्था का नाम होगा विद्युत द्विध्रुव। क्लियर यहां तक बच्चे, है ना। तो इस चीज को आपको पहले बता चुके हैं। चलिए, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में दो स्थिति आएगा आपका, एक अक्षीय स्थिति एक निरक्षीय स्थिति। अगर विद्युत द्विध्रुव से 0 डिग्री की बात करेगा तो अक्षीय स्थिति, उसमें फॉर्मूला क्या आता है, तो फॉर्मूला आता है E बराबर K2P बटे आर का क्यूब। ठीक है, यहां इसको हम लोग इस स्लाइड में देख लेते हैं कंफर्म होके कि क्या आता। देखिए, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बात हो रही है वायु या निर्वात की। 2P, P क्या है आपको पता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मान होता है Q गुने 2L, जिसका मान क्या होता है Q गुने 2L, ये आपको पहले बता चुके हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है बच्चे, आगे चले। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो E बराबर इतना। अब अगर बात करते हैं कोई माध्यम हो, आप ही के तरफ से सवाल आ जाए कि सर कोई माध्यम हो, अरे कोई माध्यम हो तो उसके लिए क्या होगा, यहां देखिए E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 2P बटे आर का क्यूब। कोई भी माध्यम हो, वायु हो, जल हो, निर्वात हो, लोहा हो, मतलब धातु, कोई भी माध्यम हो, चाहे आपका वैक्स हो, पैराफिन हो, चाहे मोम हो, कोई भी माध्यम हो, आपका एप्सिलॉन आर का मान वहां पे रख देना, आपका माध्यम की कहानी खत्म हो जाएगी। और मैं आपको फिर बता दूं, एक बार फिर आपके सामने आ रहा कि 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 पे पावर 9 होता। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर KP बटा आर का क्यूब। कितना आता, 2 नहीं लगेगा, 2 अक्षीय स्थिति में, 2 को हटा दीजिएगा तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आ जाएगा। यहां देखते हैं आपके सामने E बराबर K2P बटे आर का क्यूब, ये अक्षीय स्थिति। अगर E बराबर KP बटे आर का क्यूब तो ये निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव के 90 डिग्री, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत आपको देखना मध्य बिंदु से। ठीक है, तो वो आपका बनेगा निरक्षीय स्थिति। यहां तक कंफर्म है। फिर K को तोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर का क्यूब। ठीक है, ये किसके लिए, तो बच्चों ये है आपका वायु या निर्वात के लिए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r P बटे आर का क्यूब, ये किसके लिए, तो ये आपको मालूम होगा कि ये आपका किसी माध्यम के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन r का मान, एप्सिलॉन r का मान 1 होता है किसके लिए, तो वायु या निर्वात के लिए। देखिए थोड़ा सा फर्क है, मगर इतना सा भी फर्क नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्ट देने की जरूरत है, दोनों लगभग सेम होते हैं। अगर आप एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे तो मैं वो भी बता सकता हूं, वायु में थोड़ा सा ज्यादा होता, 1.001 होता, निर्वात में एग्जैक्ट 1 होता। तो हमको यहाँ पर उतना लफड़ा नहीं लेना, दोनों के लिए सेम, वायु के लिए भी और निर्वात के लिए भी। अगर जल की बात होती है, किसकी बात होती है, जल की, तो उसके लिए 80 होगा। अगर आप बात करते हो धातु के लिए तो उसके लिए एप्सिलॉन r का मान जो है अनंत होगा। बाकी जितने भी माध्यम है उनमें एप्सिलॉन r की बात आप करते हो तो 1 से ज्यादा होगा। सबसे कम आपका निर्वात में होता है 1, 1 से कम कभी नहीं होगा। समझ गए बच्चे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्षीय और निरक्षीय की बात करते हैं। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके सामने है, यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में आपके सामने है। अब अगर बात करते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो समानुपाती होता है 1/r³ के, ठीक है, क्योंकि r² अगर रहेगा तो वो बिंदु आवेश से होगा, r³ होगा तब आपका विद्युत द्विध्रुव से होगा, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में भी यही हाल होगा, निरक्षीय स्थिति, ये दोनों स्थिति की बात होती है। अब यहां से बच्चे सवाल उठता है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में कुछ संबंध है। हाँ, संबंध है दोनों में, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध है। क्या संबंध है तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आप फॉर्मूला को अगर देखोगे गौर से, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये अक्षीय स्थिति। फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ये निरक्षीय स्थिति। तो हम कहते हैं अगर यहां से 2 को बाहर कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ये तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसका मतलब है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है। कितना गुना? 2 गुना। यस, हाँ 2 गुना, ठीक है, कंफर्म एकदम आप याद कर लीजिएगा, 2 गुना। ठीक, यहां तक समझ गए आप लोग। चलिए अब बात आती है कि हम लोग इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखने की बात करें तो E1 मेरा है अक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E2 है आपका निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें 2 लगा दीजिए। तो E1 बराबर 2E2 एक संबंध है, E1 बराबर 2E2 एक संबंध है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलें आगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपके लिए हम लोगों का जो टारगेट है कि अब की बार 80% से ज्यादा आना ही है आपको, पूरे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एक की बात नहीं, ठीक है। तो वैसी लगन, वैसे मेहनत से हम लोग काम करेंगे। जो आप लोगों के लिए हम लोग पसीना बहा रहे हैं ना गर्मी में, बस आप लोग भी उसी तरह से अपने आप को जला देना। तो देखिए कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। तो हमारा जो अब अगला बात है कि अगर मान लेते हैं ना अक्षीय बोलता है ना निरक्षीय बोलता, कोई बिंदु बोल देता है जिसमें थीटा का मान आपको 45 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा? तब आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। समझ गए बच्चे? ये आपका किसी बिंदु के लिए है, मतलब इसी फॉर्मूला से आप अक्षीय भी निकाल सकते हो, निरक्षीय भी निकाल सकते हो, या कोई भी एंगल पे आपका थीटा होगा तो आप वहां भी निकाल सकते हो। अगर अक्षीय की बात करते हो आप थीटा का मान 0 डिग्री डालो इस फॉर्मूला में, अगर नहीं निकल के आएगा तब आप कहना, कमेंट में जरूर करना चेक करके, cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर आप इसमें रख के देखो, चेक करो आप लोग, ठीक है, और मुझे जरूर कमेंट करो कि क्या अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला यहां पर K2p/r³ इस फॉर्मूला से आता है या नहीं, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगता है ये फॉर्मूला, क्योंकि ये सभी पर लागू है, ये वाला फॉर्मूला सभी पर लागू है, तो आप जरूर कमेंट में कर सकते हो, अक्षीय और निरक्षीय को चेक करके अगर फिट बैठता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा लगभग थ्योरी जो हम लोगों का पहला चैप्टर का है वो कंप्लीट हो गया। एक क्विक रिवीजन में आपको मैं बता दूं, कूलाम बल को मैंने पढ़ लिया, ठीक है, कैसी राशि है, क्या एसआई मात्रक है, क्या विमीय सूत्र है, सब हम लोग जान गए, ठीक है ना। फिर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जान गए, आवेश को जान गए, के को जान गए, एप्सिलॉन नॉट को जान गए। एप्सिलॉन नॉट के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। एसआई मात्रक की बात करूं तो न्यूटन इनवर्स, मीटर-2, कूलाम का स्क्वायर, ये एसआई मात्रक होता है। और अगर दूसरे एसआई मात्रक की बात करूं तो फैराड मीटर इनवर्स, जो कि आपको मैं संधारित्र वाले चैप्टर में इसके एक्सप्लेनेशन को बता दूंगा।
घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को इसका एक्सप्लेनेशन आता है तो वो जरूर कमेंट में लिख सकता है, ठीक है। चलिए अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट भी हो गया, एप्सिलॉन आर भी हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हो गया, रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश, आयतन आवेश, ये सारे चीज आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है, अगर कहीं भी आपको डाउट है तो जरूर कमेंट में लिखिए, मैं उसके लिए एक स्पेशल आपको वीडियो बना के दूंगा, आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। तो चलिए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सवाल को स्क्रीन पर लाते हैं। हमारा पहला सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ है यहां, कूलाम बल है। सवाल क्या आपके सामने, बच्चों गौर से देखिए, और अगर हो सके तो आप लोग इसके जितने भी आंसर होंगे, टोटल आज मैं 20 सवाल ला रहा हूं, जितने भी आंसर होंगे उसको कमेंट में ही लिख के एक साथ आप लोग पूरा बिना हमारे आंसर को देखे हुए आप लोग कमेंट में लिखेंगे सारे के आंसर, पहला का जो होगा, दूसरा का जो होगा, जिससे आपकी तैयारी समझ में आएगी कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है, ठीक। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, कूलाम बल है विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, केंद्रीय बल या ए तथा सी दोनों। तो बच्चों आपको पता है कि कूलाम बल जो है विद्युतीय बल तो है ही, क्योंकि वो स्थिर विद्युत में काम करता है दो आवेशों के बीच, है ना। केंद्रीय बल भी है क्योंकि आवेश के केंद्र से ये लगता है, तो दोनों बल है। मतलब आपका ऑप्शन जो है वो डी, वो आपका सही आंसर है। डी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इसके डी आंसर अगर ए तथा सी हो या ए तथा बी हो, मतलब दोनों जहां पर हो वहां लगाते हैं तो आपको एकदम पूरी मार्क्स मिलेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। ये आपके सामने कल भी आया हुआ होगा, हम बोले थे कि आपको जितने भी है सबके आंसर मैं आज के वीडियो में बता दूंगा। तो आज के सामने आपका जो आ रहा है वो 9 गुने 10 पे पावर 9, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ 9 गुने 10 पे पावर 9, ये 109 गलती से लिखा गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, क्या होगा 9 गुने 10 पे पावर 9। इसको अगर एक्सप्लेन करने की बात करें, देखिए के का मान, Q1 का मान, Q2 का मान और R स्क्वायर। अगर आप बात करो के का मान तो 9 गुने 10 पे पावर 9, Q1 का मान 1 कूलाम, Q2 का मान 1 कूलाम, दूरी 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर आपका यही रहेगा। अब जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9 गुने 10 पे पावर 9। समझ गए बच्चे, चलें आगे, क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है, कैसी आवेश, कौन सा आवेश की बात हो रहा है, ऋण आवेश। ऋण आवेश कैसे होता है, कोई इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है, मतलब हम एक एलिमेंट है, हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रोटॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और जो ग्रहण करता है, जो लेने वाला है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, तो वो ऋण आवेश होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ऋण आवेश होगा। यहां तक जानते हैं, ओके। चलिए, तो जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होता है मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसका द्रव्यमान, अब आप कोई चीज लोगे, आप कोई चीज ग्रहण करोगे अपने अंदर, आपका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, आप ही सोचो। मान लेते हैं आपको 5 किलो का बटखरा दे देते हैं, लीजिए आप अपने हाथ में, अब बताइए आपका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। आपके दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है एकदम पिद्दी ऐसा, जिसका द्रव्यमान कितना 9.11 गुना 10 पे पावर माइनस 31 kg, तो ये क्या फर्क पैदा करेगा। अरे भाई आपको एक एक पैसा भी देंगे ना तो भी फर्क पैदा करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 पैसा का कोई महत्व नहीं। तो इतने भी द्रव्यमान अगर 4 ठो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 4 गुना इतना जाएगा, उसके पास ऐड होगा, किसी के पास भी ऐड होगा तो मान बढ़ेगा, ओके। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा, बढ़ता। अब सवाल उठता है कि अगर ये धन आवेशित होता तब क्या होता, कमेंट में जरूर करेंगे कि अगर यहाँ पे ऋण आवेशित नहीं होता, यहाँ पे धन आवेशित होता, तब इसका जवाब क्या होता, जरूर कमेंट में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। ये सवाल तो कल का था, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लगा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्योंकि प्रोटॉन नहीं जा सकता, न्यूट्रॉन नहीं जा सकता, तो स्थानांतरित में अगर बात होगी तो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तो वो स्थानांतरित नहीं होंगे, जो चारों बगल आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो आपके स्थानांतरित होंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है अगले सवाल की। अगला सवाल, एक कूलाम आवेश बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको कल भी कुछ इसमें मिसप्रिंट था लगता है, हाँ ये आपको माइनस नहीं था, ये डैश था, ये यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है, ये माइनस नहीं ये डैश है, ठीक है ना। तो एक कूलाम आवेश जो है बराबर होता है ESU में। तो ESU में आपका बराबर होता है इतना के 3 गुना 10 पे पावर 9 के। जिनका भी कमेंट में आंसर आया था वो लोग मैच भी कर सकते हैं कि उनका कितना सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश तब संभव है, एक कूलाम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन सी में हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तब आपका ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर सॉल्यूशन की आप बात करोगे तो सॉल्यूशन यहां से मैं आपको दिखाता हूं करके, ठीक है। सॉल्यूशन, एक कूलाम है ना, मतलब Q का मान है आपका 1 कूलाम, कोई परेशानी नहीं। एक फॉर्मूला होता Q बराबर NE, N निकालना, E आपको पता है मूल आवेश है, मूल आवेश का मान आपको पता है ना, 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलाम, ये आपका मूल आवेश का मान है। तो ये आपको याद करना है यहां तक। अब आता है N का मान कैसे निकलेगा। तो N का मान निकलेगा Q बटे E करके, मतलब कुल आवेश को मूल आवेश से भाग देने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। अब आपको यहाँ पे 1 कूलाम रखना है, यहाँ पे 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलाम रखना है। अब कूलाम से कूलाम कट जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या का मात्रक नहीं होगा। ये भी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि संख्या है तो मात्रक नहीं होगा। अब बात आती है इसको ऊपर करके सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1 बटे 1.6 गुना 10 पे पावर 19। अब भाग देने के बाद आपका आंसर क्या बन के आएगा? तो आपका आंसर बन के आएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। कितना आएगा? ऐसे तो एग्जैक्ट आपका पहले ये आएगा 0.625 गुने 10 पे पावर 19, 1 पॉइंट खिसका देंगे। अच्छा बेटा यहाँ पे जान लीजिए, ये जो आपका वैल्यू है ये कोई छोटा मोटा वैल्यू नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, ये वैल्यू आपका बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर मैं बात करूं इसको पढ़ने की, 6.25 गुने 10 पे पावर 19 का मतलब 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 14 15 16 17 18, ठीक है। पॉइंट अगर खिसका देते हैं 100 काट देते हैं 2 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको? 6 2 5 पे कितना 0? 16 0, 6 2 5 पे 16 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया, 4 4 8 4 12 4 16। अगर पढ़ने की बात करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब अद्दुम पद्दुम क्या क्या नहीं होता, ठीक है ना, ये सब आपका पता नहीं, मतलब काउंटेबल भी नहीं है, हम गिन भी नहीं सकते। तो एक कूलाम कोई छोटा मोटा आवेश नहीं है, एक कूलाम आपका बहुत बड़ा आवेश है, क्योंकि एक कूलाम होने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको इतनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इकाई दहाई सैकड़ा में पढ़ सकते हैं पूरा तो पढ़ के जरूर कमेंट में लिखेंगे कि ये कितना लिखा हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर हो गया, ये माइनस कर दिया, ऑप्शन सी को माइनस कर दिया, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। दूरी अनंत कर दिया। पहले बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर। दूरी अनंत मतलब इतना दूर है कि आप वहां पहुंच नहीं सकते हो, तो बटा में अनंत जाएगा, डिवाइड में अनंत जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि ये फॉर्मूला आप देखो ना, यहाँ E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, यही ना बिंदु आवेश से है ना। तो अब यहाँ बटा में अनंत, तो के क्यू बटे अनंत का स्क्वायर। अनंत का स्क्वायर क्या होता? अनंत ही होता। अनंत का स्क्वायर क्या होगा? अनंत ही होगा। जैसे अनंत प्लस अनंत बराबर, दो अनंत नहीं लिख देना, अनंत ही लिखना, एक ही होगा, क्योंकि अपरिभाषित अपरिभाषित मिलकर अपरिभाषित ही होगा। अनंत बटा में अनंत। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु है छोटी सी, उसको हम अनंत से भाग देंगे, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, मतलब वो वैल्यू में आपका जीरो आएगा। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ऑप्शन खोजिए। यस यस, शून्य मिल गया ना। चलिए यहां के बाद हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल आपके सामने, हम आपको जो कमेंट करने बोले थे वो भी आ गया। देखिए यहाँ, एक धन आवेशित वस्तु पर होता है, क्या होता है आप देख लो अपने से, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं आप लोग खुद से बना लोगे। धन आवेशित मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे से निकलेगा, अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की मेरे पर कमी होगी, मेरे पर क्या होगी? कमी होगी। जिसके पास जाएगा उस पर अधिकता होगी, वो हम मान लेते आपसे 500 रुपया निकल रहा, ठीक है ना, तो आपके पास 500 रुपया की कमी होगी, और जिसके पास जा रहा उसके पास अधिकता होगी, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है, आप सोच लीजिए क्या होगा, ऑप्शन में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। दूरी को डबल करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं ऐसे। इसका ऑप्शन देखिए, आप आंख बंद करके ऐसे टिक लगाओ, देखो F बटा जो आपको दूरी देगा ना 2 गुना तो उसका स्क्वायर, जो भी बोलेगा 2 गुना तो उसका स्क्वायर, 3 गुना उसका स्क्वायर, 4 गुना उसका स्क्वायर। बहुत आसानी से इसका जवाब आपको मिल जाएगा। बल ऊपर में डालिए, बल पुराना वाला ऊपर में डालिए, जितना गुना बोलता है उसको स्क्वायर कर दे, क्योंकि दूरी का वर्ग करना। तो आंसर क्या होगा? F बटे 4, मतलब आपका बल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 बटे 4 गुना, 1 बटे 4 गुना। नहीं समझ में आया? रुकिए, मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं। चलिए देखते हैं यहां से हम लोग इस पे, यहां देखें, उदाहरण से हम लोग कर देते हैं। 1 कूलम का एक आवेश है, दूसरा भी 1 कूलम का है, दूरी आपका 1 मीटर है, दूरी का 1 मीटर। बल क्या आएगा? बल आपको मालूम है 9 × 10⁻⁹ 9 न्यूटन आएगा। हम दूरी को डबल कर दिया, दूरी को क्या कर दिया? डबल कर दिया। आवेश को नहीं बदलना ना, आवेश वैसा ही रखना, छोड़ देना वैसे, मतलब ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, एक साथ दोनों बदल के कैसे समझ पाओगे? एक ही को बदलिएगा ना, या तो आवेश को चेंज करके देखिएगा बल, या तो दूरी को बदल के, ठीक है। तो दूरी को बदल दिया, डबल कर दिया, आवेश को उतना रखा। अब देखिए मेरा बल क्या हो गया? F बराबर 9 × 10⁻⁹, आवेश का मान 1 कूलम, दूसरे का 1 कूलम, 2 का स्क्वायर। अब सोचिए, सॉरी यहाँ 4 लिखा गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 से भाग देंगे घट जाएगा, 4 से भाग देने से वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। इसीलिए तो बोल रहा है 1/4 गुना हो जाएगा पहले का 1/4 गुना। क्लियर है? एकदम पानी की तरह साफ हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला जो आ रहा सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए देखिए, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतता, ठीक है, हो सकता, मतलब एप्सिलॉन आर का मान आपसे पूछ रहा है कि कोई भी विद्युत रोधी है तो उसका क्या हो सकता। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, -3, खत्म बात। आपको बता चुके हैं कि आपका मान जो है सबसे कम जो है वो निर्वात का 1, सबसे कम, उससे कम आपका किसी का नहीं। तो -3 ऋणात्मक चला गया, हो नहीं सकता। चलिए 0 खत्म, नहीं हो सकता, ये भी नहीं जवाब है। 0.7 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन देखो कौन होगा?
समझ रहे हो बात, क्योंकि एक से ज्यादा होना शर्त है। एक आपका निर्वात का विद्युत रोधी जो भी हो सकता, प्लास्टिक हो सकता, रबर हो सकता, कोई भी आपका विद्युत को रोकने वाला हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 6। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। बहुत आपको थ्योरी में बता चुके हैं, कितनी बार आपको समझा चुके हैं फॉर्मूला से, तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए, प्लीज आप इसके लिए कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश उत्पन्न करेगा केवल विद्युत क्षेत्र। देखिए आवेश आपका एक समान गति से चलने वाला होगा, असमान गति से चलने वाला होगा या स्थिर होगा। 3 प्रकार के आवेश होंगे। अगर स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र, अगर आपका एक समान गति से चलने वाला है तो केवल चुंबकीय क्षेत्र, अगर असमान गति से चलने वाला है तो दोनों विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। समझ गए? क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? केवल विद्युत क्षेत्र। स्थिर है ना, अभी चैप्टर का नाम ही है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठीक एक जैसे दो गोलों में से एक को प्लस क्यू, एक को कैसा आवेशित किया गया? धन आवेशित, दूसरे को माइनस क्यू आवेश दिया जाता। अच्छा, जिसको प्लस क्यू किया गया उससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन उससे निकालेंगे। जिसको माइनस आवेशित किया गया उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब आप समझिए, अगर हम एक से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो उसका जो द्रव्यमान है वो तो कम पड़ जाएगा ना, और एक को दे देंगे तो उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन पढ़िए, दोनों गोलों के द्रव्यमान समान होंगे। एकदम गलत बात, दोनों गोलों के द्रव्यमान समान नहीं होंगे, क्योंकि एक का द्रव्यमान ज्यादा होगा, एक का कम होगा। आप ही जानते हो किसका ज्यादा होगा, जो ऋण आवेशित होगा उसका ज्यादा होगा। ठीक है, धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित के गोले के द्रव्यमान से कम होगा। सही बात है, क्योंकि धन का कम होगा, ऋण का ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे यही ऑप्शन सही होगा। अगला पढ़ने का कोई सवाल नहीं बनता, तुक नहीं बनता, फिर भी आप बन के पढ़ के अपना क्या कर सकते हैं? भड़ास निकाल सकते हैं, मगर आंसर यही होगा। धन का क्या होगा? कम होगा। किससे? ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। 14 नंबर, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह के लंबवत। कैसा? सतह के लंबवत। हमेशा हर बार जब भी होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत, सतह के लंबवत 90 डिग्री पे। ठीक है ना, खोजिए ऑप्शन। ओहो, बी ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला, स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कौन होता है? संरक्षित, पहले बता चुके हैं। कूलम्ब बल संरक्षित, आवेश संरक्षित और स्थिर विद्युत भी संरक्षित, ये भी क्लियर। अगला सवाल, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg तथा Fe है। तो Fg बटा Fe का मान, ऊपर में गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे में विद्युतीय बल, आपका आंसर आएगा 10⁻⁻39/1। कैलकुलेशन करके आपका आंसर क्या आएगा? 10⁻⁻39/1। कैसे कैलकुलेशन करोगे? चलो, नहीं समझ में आ रहा, कोई परेशानी नहीं है, ऑप्शन क्या होगा? डी आंसर। मगर इसको कैसे बनाओगे? देखो यहां से, यहां देखो, इस पे समझो। Fg का फॉर्मूला कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। Fe का फॉर्मूला कैपिटल K q1 q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, सवाल में क्या है? सवाल में आपका है दो इलेक्ट्रॉनों का, सवाल में क्या? दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, कोई परेशानी नहीं। यहां रखिए Fg बटे Fe, कैपिटल G का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुने 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुने 10⁻⁻31 बटे r का स्क्वायर, फिर बटे k का मान 9 गुने 10⁻9
एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम, 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। दूसरे इलेक्ट्रॉन पे आवेश उतना ही 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। अब बटे आर का स्क्वायर, जब सबको काट छाट के एकदम पूरा क्या कर दो, दकच के रख दो, तब आंसर क्या आएगा 10 पे पावर माइनस 39। सॉल्व होके अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करने जाएंगे ना, इसलिए कि सॉल्व करेंगे आपका आंसर को सॉल्व करने में डिवाइड मल्टीप्लाई इतना ज्यादा कैलकुलेटिव वाला है कि आपको जो है समय ले लेगा। तो आप लोग घर में चेक कर सकते हो ना, घर में चेक करने से आपको समझ में आएगा। मगर मैं आपके सामने बता रहा हूं ना कि आपको डिवाइड करके सॉल्यूशन दे दिया कि कैसे करना, चेक करके आप देखो 10 पे पावर माइनस 39 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 पे पावर माइनस 39 अनुपात 1। ठीक, यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एटी किस राशि का बीमा है? बड़ा एटी किस राशि का बीमा है? आपको मालूम है चुटकी में आप इसका आंसर दे सकते हो। कौन होगा इसका आंसर? तो आंसर होगा आवेश, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, AH एम्पियर घंटा किस राशि का मात्रक है? हमारा थ्योरी अगर आप लोग पढ़े होंगे ना, जो आपके सामने मैंने लाया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये आज का पार्ट 4, जो भी थ्योरी उसी में तो सवाल है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो एम्पियर घंटा किस राशि का मात्रक है? तो आवेश का। किसका है? आवेश का। चलिए हमारा अगला सवाल आ रहा है, आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम भी है, एम्पियर सेकंड भी है और वोल्ट फैराड भी है। वोल्ट फैराड आपको कहां से, अभी नहीं समझ में आएगा। आपका एक फॉर्मूला आएगा Q बराबर CV। C क्या है? धारिता। V क्या है? विद्युत विभव। जब चौथे चैप्टर में चलोगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए वोल्ट फैराड भी होता है, मुझ पे भरोसा रखो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से सभी, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन आखिरी आप लोगों के कमेंट के लिए, ठीक है। जरूर आप लोग, इसलिए आपको दे रहे हैं कि वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तो आपको फायदा होगा, और आप लोग जरूर कमेंट करेंगे ये वाले का, कूलाम मीटर किस राशि का एसआई मात्रक है? तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि कूलाम मीटर किस राशि का एसआई मात्रक। विद्युत विभव, आवेश, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और रेखीय आवेश घनत्व। तो आज का वीडियो यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, खुदा हाफिज। और हम लोग आपके सामने कल नए वीडियो के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या इसी के कुछ बचे हुए ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।